हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसे कि आप अच्छे से जानती हो कि यहाँ मैं आपको आपके जो साइंस के चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से हिंदी भाषा में, आसान भाषा में समझाती हूँ। तो अभी हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 कर रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोग वायरसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि बहुत सी बीमारियां हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। हमने ये जाना कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कहाँ रहते हैं, या दही कैसे बनता है, ब्रेड कैसे बनती है। फिर हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में भी जाना, जो दवाइयाँ की हम खाते हैं, या फिर जो ब्रेड है उसमें जो मैदा है भटूरे बनाने के लिए वो क्यों फूलता है, यीस्ट का उसमें क्या जो फंक्शन रहता है, वो सब हमने अभी तक जाना। फिर एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, हमारा शरीर इन्हें क्यों पैदा करता है, ये भी अभी तक हम अच्छे से जान चुके हैं। अगर आपने इससे मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इससे पहले वाला वीडियो, मतलब इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है, आप पार्ट 1 अच्छे से देख सकते हो और समझ सकते हो। अब मेरी आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि जब भी आपकी क्लास का चैप्टर आए तो आपको उसकी वीडियो के बारे में पता लग जाए और आप अच्छे से समझ सकें, पढ़ सकें। तो चलिए, हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो अभी तक हम ये जान चुके हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो अब इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस तरह से जो हमारी मिट्टी है उसकी मिट्टी की फर्टिलिटी, मतलब मिट्टी की उर्वरकता, मिट्टी की फसलों को उगाने की जो कैपेसिटी है उसको कैसे बढ़ाते हैं, ये हम देखते हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्रू ग्रीन एल्गे are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। तो हमारी दुनिया में ऐसे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, या फिर कुछ नीली और हरी रंग की एल्गी ऐसी भी होती है जो कि हवा में से जो नाइट्रोजन है उसको सोखकर मिट्टी में मिक्स कर देती है, जिसकी वजह से जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, प्लस जो मिट्टी है उसकी जो फर्टिलिटी, मतलब उसकी उर्वरकता, उसकी जो फसलों को उगाने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। और अक्सर हम ये जो इस तरह के छोटे जीवाणु हैं जो कि नाइट्रोजन को मिट्टी में घोलते हैं, उन्हें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, मतलब उन्हें कुदरती तौर पे पैदा हुए हुए नाइट्रोजन फिक्सर्स के नाम से जानते हैं। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, अब हम अपने जो हमारा वातावरण है हम इसको किस तरह से साफ रख सकते हैं। बूझो एंड पहेली हैड डिस्कवर्ड अ स्कूल गार्डनर मेकिंग अ मैन्योर। जो बूझो है और जो पहेली है, इन्होंने जो स्कूल का माली है उसको खाद बनाते हुए देखा। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स, अब उन्होंने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ मिलकर दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट, उन्होंने जो सड़े हुए पत्ते थे, जो सूखे पत्ते थे वो लिए, वेजिटेबल्स और जो बेकार सब्जी के छिलके थे, एंड फ्रूट्स और जो फलों के छिलके थे वो सब लिए, फ्रॉम नियर बाय हाउसेस, अपने आसपास के घरों से, एंड गार्डन्स और बागों से। दे पुट देम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, अब उन्होंने ये सब कुछ एक गड्ढे में डाला जो कि वेस्ट डिस्पोजल, मतलब जो कूड़े को फेंकने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। आफ्टर सम टाइम, अब कुछ दिनों के बाद, इट डिकम्पोज, वो गल गया, एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर, और वो खाद बन गया। बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन, अब वो दोनों ये जानना चाहते थे कि ऐसा कैसे हुआ। अब यहाँ पे आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.5, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल। आप 2 गमले लें, उन दोनों को आधा आधा मिट्टी से भर दें। मार्क देम ए एंड बी, अब उनको ए और बी नाम दे दें। पुट द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, अब आप जो ए नाम का पॉट है उसमें आप थोड़ा सा जो पौधों का वेस्ट रहता है, मतलब जो पौधों का कूड़ा करकट रहता है वो डाल दें।
and things like polythene bag, empty glass bottles and broken plastic toys in plot B। और जैसे कि आपकी खाली प्लास्टिक की बोतलें हुई या आपके टूटे हुए खिलौने हुए या जो प्लास्टिक के बैग रहते हैं वो सब आप पॉट बी में डाल दें। पुट द पॉट्स असाइड, आप दोनों को थोड़ा दिन के लिए खुला छोड़ दें। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स, अब आप उनको 3-4 हफ्तों के बाद ध्यान से देखो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ 2 पॉट्स, क्या आपने जो दोनों गमले रखे थे आपको उनके बीच में जो आपने चीज़ें छोड़ी थी क्या फ़र्क लगा उसमें कुछ। यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बिन डिकम्पोज्ड, तो आपको दिखेगा कि जो पॉट ए में प्लांट वेस्ट था, मतलब जो पौधों का कूड़ा था, वो गल चुका है। हाउ कुड दिस हैपन, अब ये कैसे गला। द प्लांट वेस्ट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, ये जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उन्हीं ने उनकी वजह से जो पेड़ पौधों का कूड़ा था वो गल गया। द nutrients it released in the process could be used by the plants again, तो जो इस प्रक्रिया में जो पोषक तत्व निकले, जो पोषक तत्व पैदा हुए, उन्हें जो पौधे हैं वो वापस अपने लिए प्रयोग में ला सकते हैं। डू यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट गो इनटू एनी चेंज, अभी तक आपने ये अच्छे से नोटिस किया होगा, जो पॉट बी था जिसमें हमने पॉलीथीन बैग डाले थे, खाली ग्लास डाले थे, बॉटल्स डाली थी और जो टूटे हुए खिलौने के टुकड़े डाले थे, उनमें कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, जो ये छोटे जीवाणु थे ये उन पे कुछ भी नहीं कर पाए और ना ही इनको खाद में बदल पाए। नाउ यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर in the form of decaying plants and sometimes dead animals in the ground, आप अक्सर देखते होगे कि जो पेड़ पौधे हैं इनके पत्ते हुए, सूखी टहनियाँ हुई, ये सब अक्सर नीचे गिरी रहती हैं, या कभी कभी आपने ज़मीन पे मरे हुए जानवरों को भी पड़े हुए देखा होगा। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, तो आपने ये देखा होगा कि कुछ समय के बाद वो सब गुम हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो पेड़ पौधे की टहनियाँ या जो जानवर होते हैं इन सबको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक समय के बाद अच्छे से गला देती हैं और गला के ख़त्म कर देते हैं। और सिंपल सब्सटेंसेस मतलब जो ये हैं बहुत सरल पदार्थों के रूप में मिट्टी में घुल जाते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये जो गला सड़ा हुआ सामान होता है इसको जो दूसरे या नए उगने वाले पौधे होते हैं या जानवर होते हैं वो सब अच्छे से प्रयोग में लाते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनकी जो गलती हुई चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिसकी वजह से जो वातावरण है उसकी सफाई हो जाती है। अब हमारे पास एक पॉइंट है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो अभी तक तो हमने उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद थे, जो कहीं ना कहीं हमारी सहायता करते थे। तो अब हम नुकसान करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, तो ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं ये कई तरीक़ों में नुकसानदायक भी हो सकते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, तो कुछ तरह के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं ये इंसानों में बीमारियां पैदा कर सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जानवरों और पौधों में भी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, मतलब ये जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं इनको हम पैथोजेंस कहते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, कुछ जो छोटे सूक्ष्म जीवाणु हैं ये खाना खराब कर देते हैं, क्लोथिंग कपड़े खराब कर देते हैं, एंड लेदर और चमड़े से बनी चीज़ें भी खराब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़, चलिए हम उनके नुकसान पहुंचाने के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन,
अब बीमारी पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो कौन कौन से हैं? इंसानों में जो बीमारी पैदा करते हैं, पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। ये जो पैथोजेंस होते हैं ये हमारी बॉडी में हम जब सांस लेते हैं तब आ जाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, या हमारे पानी पीने से आते हैं, या द फूड वी ईट, या फिर हम जो खाना खाते हैं कभी कभी वो दूषित होता है और जब हम उसे खाते हैं तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अंदर चले जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू द एनिमल। कभी कभी ये जो इन्फेक्टेड पर्सन, जो बीमार आदमी रहता है, अगर हम उसके सीधे संपर्क में आते हैं, या जो बीमार जानवर रहता है जिसमें ये विषाणु होते हैं, जब हम उनके सीधे संपर्क में आते हैं तो उनसे हमें ये बीमारी मिल जाती है। जैसे कि अगर हम आज की डेट में कोरोना वायरस की एग्जांपल लें तो उसमें यही है, जब भी हम बीमार आदमी के संपर्क में आते हैं या हम उस हवा के संपर्क में आ रहे हैं जिसमें कोरोना वायरस के विषाणु हैं, तो जैसे ही हम उनके संपर्क में आते हैं तो हम खुद भी कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे। माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। मतलब वो बीमारियां जो किसी एक बीमार व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आती हैं, चाहे वो हवा द्वारा आए, पानी द्वारा आए, भोजन के द्वारा आए, या फिर उसको छूने से आए, तो इन तरह की जो बीमारियां होती हैं इन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस का नाम देते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं उनकी जो सबसे बड़ी उदाहरणें हैं वो है कॉलरा मतलब हैजा, कॉमन कोल्ड जो हमें ज़ुकाम होता है, चिकन पॉक्स या टीबी की बीमारी। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड स्नीजेज, अब जब भी कोई इंसान जिसे ज़ुकाम हुआ हो वो छींकता है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन एयर। तो उसके केस में जो बहुत छोटे छोटे वायरस होते हैं, वायरस के कण होते हैं, वो उसके थूक के कणों में हवा में हज़ारों की संख्या में फैल जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग। तो यही जो वायरस रहता है हवा में, ये जो एक सेहतमंद इंसान है उसकी बॉडी में जा सकता है जबकि वो वहाँ पे सांस लेगा। तो देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इस तरह की जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनमें आप कैसे बच पाते हो। वी शुड कीप अ हैंकरशीफ ऑन नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। मतलब जब भी हम छींकें तो हमें अपने मुंह के ऊपर या तो हमें अपने मुंह के ऊपर एक रुमाल रखना चाहिए या अपने नाक के ऊपर भी रुमाल रखना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है कि जिस इंसान को ये इन्फेक्शन हुआ हो हम उससे दूर रहें। जैसे कि अभी आजकल हम लोगों को कोरोना वायरस के केस में कहा जा रहा है कि हम अपने मुंह पे मास्क पहने, क्योंकि अगर हवा पे जो वायरस है तो वो हम सांस के द्वारा अपने अंदर ले सकते हैं या फिर छुएं नहीं किसी को। इसीलिए ग्लव्स पहनने की एडवाइस दी गई है ताकि हम ग्लव्स को पहने और जब भी घर के अंदर आएँ तो उन ग्लव्स को उतार कर फेंक पाएँ। अब आगे पढ़ेंगे। There are some insects and animals which act as carriers of the disease causing microbes। मतलब इस तरह के कुछ छोटे छोटे कीट भी हैं या कुछ जानवर हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ द सच कैरियर। जो हमारे घर में जो मक्खी है वो भी इसी तरह की कैरियर है, मतलब बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह लेती जाती है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। ये जो मक्खियाँ हैं ये कूड़ा करकट पे या फिर एनिमल एक्सक्रीटा मतलब जानवरों के गोबर पे बैठती हैं। पैथोजेंस स्टिक टू बॉडीज। तो जो ये हमला करने वाले या बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं वो इनके शरीर पे चिपक जाते हैं। When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens। और जब ये जो मक्खियाँ हैं ये बिना ढके भोजन पे बैठती हैं तो उनकी वजह से ये जो बीमारी पैदा करने वाले विषाणु हैं ये उस बिना ढके भोजन पे ट्रांसफ़र कर देती हैं। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick।
जो भी कोई इस बीमारी भरे या गंदगी भरे भोजन को खाता है उसको वो बीमार हो जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड। इसी वजह से ये सलाह दी जाती है कि जो आपका खाना है आप उसे हमेशा ढक कर रखें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। कभी भी बिना ढका खाना ना खाएं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ फीमेल एनोफ्लीज मस्किटो। अब ये जो दूसरा कैरियर या जो दूसरा बीमारी पहुंचाने वाला कीट है वो है एनोफ्लीज नाम का मच्छर, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो कि अक्सर मलेरिया के विषाणु, मलेरिया के कणों को, बीमारी के वायरस को लेकर घूमता है। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। जो एडीज नाम का फीमेल मच्छर है वो डेंगू का वायरस डेंगू का वायरस जो है उसको यहाँ से वहाँ पहुँचाने में सहायता करता है। सो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। अब ये सोचने की बात है कि हम मलेरिया या डेंगू की बढ़ोतरी को कैसे रोकें। ऑल द मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। अभी आप अच्छे से जानते हैं कि जितने भी मच्छर हैं ये सब पानी में फैलते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट द वाटर कलेक्ट एनीवेयर। तो हमें अपने बचाव के लिए जो पानी है उसको कहीं भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कूलर में हो, टायर्स में हो, गमलों में हो, तो कहीं पानी खड़ा ना रहने दें। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट द मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। जो हमारा आसपास है, हम अपनी आसपास की जगहों को साफ और सूखा रखेंगे तो उसकी वजह से हम मच्छरों की बढ़ोतरी या मच्छरों का होना रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब आप इस तरह की चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिनसे कि आप मलेरिया का फैलना या मलेरिया की बढ़ोतरी रोक पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ के बारे में बताया गया है कि वो कैसी पैदा होती हैं, कैसे वो बढ़ती हैं और उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ पे है ट्यूबरक्लोसिस, मतलब टीबी की बीमारी। ये बैक्टीरिया से होती है और हवा के द्वारा ये बहुत फैलती है। तो इसके अलावा जो है मीज़ल्स मतलब छोटे छोटे स्किन पे दाने निकल आते हैं, ये वायरस से फैलता है और ये भी हवा के द्वारा फैलता है। इसी तरह से चिकन पॉक्स होता है जो चेचक बोलते हैं हम जिसको, वो भी वायरस से फैलता है और ये हवा के द्वारा फैलता है। ये कांटेक्ट बीमार व्यक्ति को छूने से। और इसी तरह से पोलियो भी वायरस के द्वारा फैलता है और ये भी एयर और वाटर मतलब हवा या पानी से, दूषित पानी से फैलता है। तो इन सभी केसेस में क्या करना चाहिए? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जो बीमार होता है उसे पूरी तरह से अलग रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। तो जो बाकी हैं उन लोगों से, जो वो बीमार व्यक्ति है उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स मतलब उसके डेली प्रयोग में आने वाली चीज़ें, चाहे वो उसके कपड़े हों, ब्रश हो, बर्तन हो, वो सब अलग कर देना चाहिए। वैक्सीन इज़ टू बी गिवन एट सूटेबल एज। तो सही उम्र पर ही हमें लोगों को वैक्सीन दे देनी चाहिए, हमें लोगों को उसके लिए इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। उसके बाद है कॉलरा मतलब हैजा। ये बैक्टीरिया से फैलता है। वाटर और फूड, ये दूषित पानी और दूषित भोजन से फैलता है। टाइफाइड है वो भी बैक्टीरिया से फैलता है, वाटर और ये दूषित पानी से फैलता है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। तो जो है आपको पर्सनल हाइजीन, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, और अपने जो डेली रूटीन में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, आपको अच्छा पका खाना खाना चाहिए एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा आपको उबला हुआ पानी पीना चाहिए। वैक्सीनेशन, और इसके लिए भी आपको इंजेक्शन ही लगवाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी भी एक बीमारी है, बहुत खतरनाक है, वायरस से फैलती है, वाटर और दूषित पानी से यहाँ से वहाँ फैलती है। इसके बाद है ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। अब इस केस में आपको बचाव के लिए क्या करना चाहिए? उबला पानी पीना चाहिए और इसके लिए भी आपको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए।
इसी तरह से मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से फैलता है और मोस्टली मच्छर से फैलता है। तो यूज़ मॉस्किटो नेट, मतलब आपको जो है मच्छरों का जो मच्छरदानी है वो प्रयोग में लाए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, मच्छर को मारने वाली दवाएं छिड़कें। कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स, मतलब अपने आसपास आप कहीं भी पानी को खड़ा ना होने दें, जमा ना होना दें, जिसकी वजह से जो मच्छर है वो कहीं पैदा ना हो पाए। तो ये कुछ बीमारियों के बारे में आपने जाना। अब इसके बाद है सम ऑफ द कॉमन diseases affecting humans and their mode of transmission and few general methods of prevention are given in table 2.1। तो यही जो कुछ इंसानों में होने वाली आम बीमारियां हैं वो कैसे होती हैं, उनमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए, ये आपको बताया गया। अब इसके बाद है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अब हमने इंसानों में पढ़ा कि कौन कौन से जीवाणु हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। इसी तरह से अब हम जानवरों में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जीवाणु हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, मतलब कुछ ऐसे छोटे विषाणु हैं जो सिर्फ इंसानों में या पौधों में ही बीमारियां नहीं पैदा करते बल्कि बाकी जानवरों में भी पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। तो जो एंथ्रेक्स नाम का जो बीमारी है ये एक बैक्टीरिया के द्वारा केवल इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी पाई जाती है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। इसी तरह से जो मुंह और पैर की बीमारी होती है जानवरों की वो वायरस के द्वारा पाई जाती है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं दैट कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, वो पौधों में भी बीमारियां लाते हैं, जैसे कि वीट गेहूं हुआ, चावल हुआ, आलू हुआ, गन्ना हुआ, संतरा हुआ, सेब हुआ या और जितने भी पेड़ पौधे हैं तो उनमें कई बार बीमारियों का कारण ये सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं। नाउ द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब बीमारियों की वजह से क्या होता है, जो हमारी फसल है उसकी मात्रा कम हो जाती है। सी टेबल 2.2 फॉर सम ऑफ द प्लांट डिजीजेस। अब टेबल 2.2 देखिए पौधों की कुछ बीमारियों के बारे में। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। तो ये जो बीमारियां हैं हम इनको कुछ केमिकल्स प्रयोग में लाकर जो है हम ये जो कीड़े हैं जो इनको पैदा करते हैं सूक्ष्म जीवाणु, हम उनको मार सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे टेबल 2.2 देखिए, यहाँ पे है बीमारी का नाम है सिट्रस कैंकर। ये होती है बैक्टीरिया से और ये हवा के द्वारा फैलती है। ठीक है, अब इसके बाद है रस्ट ऑफ वीट, जो हमारी गेहूं की फसल है उस पर एक तरह की रस्टिंग, एक तरह से पीलापन छा जाता है उसके पत्तों पे। ये फंगी के द्वारा होती है और एयर से मतलब हवा से फैलती है, या जो दूषित बीज हैं उनके जो दूषित बीज हैं जब वो फैलते हैं तो उनसे फैलती है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, या फिर जो भिंडी के पौधे पे जो येलो वेन मोज़ेक मतलब उसमें कुछ पीले पीले से रेशे आते हैं, पत्ते पीले पड़ते हैं, तो ये वायरस से फैलती है। और इंसेक्ट और कोई भी कीड़ा जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो इसको लेता हुआ जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने देखा पौधों की कुछ बीमारियों के बारे में जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो अभी तक जो आपने देखा फूड पॉइजनिंग के बारे में, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि फूड पॉइजनिंग क्या है, कैसे होता है। तो ये सब देखिए। बुझो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ
party and he ate a variety of food stuff. जो बूझो था उसे उसके फ्रेंड ने बुलाया और उसने वहाँ पे बहुत खाना खा लिया. On reaching home he started vomiting. और जैसे ही वो घर पहुँचा तो उसको उल्टी होने लगी. He had been taken to the hospital. उसे वहाँ पे हॉस्पिटल ले जाया गया. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. तो डॉक्टर ने ये बताया कि ऐसा फूड पॉइजनिंग की वजह से. अब ये जानने की बात है कि जो फूड है वो जहर कैसे बन गया. फूड पॉइजनिंग कैन बी कॉज्ड बी food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. जो फूड पॉइजनिंग होती है वो क्यों होती है? वो होती है जब कुछ सूक्ष्म जीवाणु खाने को खराब कर देते हैं और वही जो खाना है खराब वाला खाना या सड़ा खाना हम खा लेते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो इन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. वो जो छोटे छोटे जीवाणु जो हमारे खाने में उगते हैं कभी कभी वो टॉक्सिक मतलब जहरीले पदार्थ भी पैदा करते हैं. दिस मेक द फूड पॉइजनस, जिसकी वजह से जो खाना है वो जहरीला हो जाता है. कॉजिंग द सीरियस इलनेस, और बीमारी हम लोग बुरी तरह से बीमार हो जाते हैं. एंड इवन डेथ, और कभी कभी तो मौत भी हो सकती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भोजन को प्रिजर्व करें, मतलब उसको इस तरह से स्टोर करें ताकि वो ख़राब ना हो. आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना ही, क्योंकि अगर लेक्चर बहुत लंबा हुआ तो आप बोर हो जाएंगे और चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे. तो अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो प्लीज़ कीप ऑन लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. अभी तक आपको कहीं कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो. सो कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग. थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम.